हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 19 जून 2021 और 19 जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में ये क्लास जो आप लोगों के लिए एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, रेलवे, स्टेट पीसीएस, आरओ, यूपीडब्ल्यूएससी, पैट, वीडियो लेखपाल, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपके करंट अफेयर आती है, ये क्लास उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर करंट अफेयर आती है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, और ये क्लास अगर हम बात करें रोज़ सुबह 7 बजे लाइव रहती है पाठशाला विद गौरव चैनल पर, और अगर हम बात करें कि डेली सुबह 8 बजे एग्जाम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर क्लास आपकी लाइव रहती है। ठीक है, तो जैसा कि मेरा टैगलाइन है, आप करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान, सीधे छपेगा दिमाग में। तो आपको केवल करना क्या है, कैसे चीज़ें छपेंगी इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आपको डेली पहले नंबर पर तो इस वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो देखने के बाद में एक बार आप लोग जो आपने नोट किया है उससे रिविजन करना। फिर हमारी जो पीडीएफ है, आप लोग पीडीएफ से रिविजन करेंगे तो आपको एक ही साथ में चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। सो सेशन को शुरुआत करने से पहले जो भी साथी इस चैनल पर बिल्कुल ही नए, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर पर आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। इसके साथ साथ में आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लोगों के पास में शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं एग्जाम परीक्षा के बेस ऑफ। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं ज़्यादा देर करते हुए। यहाँ पर पहला प्रश्न है आप लोगों का कि पूमा ने युवराज सिंह को भारत में पूमा मोटर स्पोर्ट का ब्रांड यहाँ पर एम्बेसडर बना दिया। अब देखो समझ लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही कि आखिर आपको किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न आपको ऐसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में पूमा मोटर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। अब कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान समझेंगे। पूछा जाएगा अभी हाल ही में भारत में पूमा मोटर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुन लिया गया है, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा, युवराज सिंह आ जाएगा। और युवराज सिंह को तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जिन्होंने T20 में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे लगा हुआ है। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर प्रश्न पूछता है कि भारत में पूमा मोटर स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, युवराज सिंह यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम लोग और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं कि हो सकता है पता नहीं कौन से एग्जाम में कौन सी बात पूछ लेता है। अगले की हम लोग पॉइंट की बात करते हैं कि ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड पूमा ने युवराज सिंह को अपनी एक दशक लंबी साझेदारी के लिए आगे बढ़ाया हुआ है। इसी की अगर हम और बात करते हैं, पूमा ने उन्हें भारत में पूमा मोटरस्पोर्ट को चेहरा चुनिया है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आगे अगर इसी की हम बात करते हैं, वह तेज कारों और खेल से प्रेरित फैशन के प्रति जुनून को प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे मतलब तेज कार, जितनी भी आपकी स्पोर्ट्स कार रहती हैं, रेसिंग की जो कार होती हैं, उनको यहाँ पे कौन का नाम शो करेंगे, तो प्रदर्शन करने की बात युवराज सिंह करेंगे। वह थियरी हेनरी, बोरिस बेकार और उस्मान बोल्ट जैसे दिग्गजों ब्रांड की वैश्विक लीग में भी शामिल हो गए हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो ये उसी से रिलेटेड प्रश्न है, तो ये भी चाहते हैं आपको याद रखना है। विश्व स्तर पर पूमा सिक्यूरेडिया, फेरारी, स्टैन मोटिन जैसे बुल रेस्टिंग, BMW, एम मोटरसाइकिल में जुड़ा हुआ है। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है कि पूमा जो है, ये बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं कार की, ये उन्हीं से कैसा जुड़ा हुआ। ठीक, समझ में आ गया। तो कुल मिला के आपको याद क्या रखना है कि अभी हाल ही में भारत में पूमा मोटर स्पोर्ट ब्रांड एम्बेसडर किसे चुन लिया गया है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, युवराज सिंह हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछ लेते युवराज सिंह कहाँ के रहने वाले, तो ये पंजाब से रिलेटेड में, और इन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले इस्तीफा भी दे दिया था। ये क्या नाम, इनको कैंसर के कारण से इन्होंने इस्तीफा भी अपना दे दिया था। ठीक है ना, लेकिन अभी ठीक हो गए हैं। तो अब ये थोड़ा सा जो भी ब्रांड एम्बेसडर इन लोगों को ये लोग बना लेते हैं। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं। नेक्स्ट मंथ बढ़ने से पहले आप सभी साथी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली के डेली छोटे छोटे से टारगेट बनाइएगा। उन टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा का पूरा दिन लगा दीजिएगा। चाहे आप किसी भी तरीके से आप छोटे छोटे से टारगेट बना सकते हैं। जैसे अगर आप यहीं पे अगर बात करते हैं कि आपने जो भी टाइम टेबल बनाया उसके अकॉर्डिंग से चीज़ों को पढ़िएगा। शाम को सोने से पहले एक बार जरूर ये चीज़ देख लीजिएगा कि कौन सा मैंने टारगेट आज अचीव नहीं कर पाया हूँ, तो उसको फिर नेक्स्ट डे जरूर बनाइएगा, उसको अपने टारगेट में शामिल करके और चीज़ों को जरूर पढ़िएगा। डेली की प्रैक्टिस करना है, डेली आपको पढ़ना है। ये आपको डेली का काम करना ही करना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि आपके आगामी 2 से 3 महीने में आपके आगामी एग्जाम जो हैं वो होने वाले हैं। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि चीन ने नए अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा अपना पहला दल।
चलो हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, चीन ने क्या है अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा अपना पहला दल। तो अब देखो किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जरा समझ लेते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा अभी हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाने वाला पहला दल कौन सा है। ध्यान समझेंगे सभी साथी, जो साथी नोट कर रहे हैं वो साथ में नोट भी करते जाएं। प्रश्न पूछा जाएगा अभी हाल ही में स्टेशन पर अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाने वाला पहला दल कौन सा है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, चीन के द्वारा ये पहला भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया, ये चीन के द्वारा भेजा गया। ठीक समझ में आ गया सभी साथियों। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है कि अभी हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाने वाला अपना पहला दल किसने अभी भेजा है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, चीन। यहाँ पर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग इसके और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, इससे और कौन प्रश्न निकल के आ रहे हैं। चीन ने अपने स्वयं को अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर एक अंतरिक्ष स्टेशन सेनझोउ 12, अब देखो इसको भी साथ में याद करेंगे। अंतरिक्ष जो क्या नाम है स्टेशन है उसका नाम क्या रखा, सेनझोउ 12, ये भी साथ में इसको याद कर लेंगे। इसी के साथ साथ अगर बताएं इसे गोबी डेजर्ट से लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया, गोबी डेजर्ट से इसको लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, अगर यहीं पे इसकी बात करें अंतरिक्ष यात्रियों में अंतरिक्ष भेजने वाला चीन तीसरा देश बन गया। कौन सा तीसरा देश, मतलब अंतरिक्ष में जो भी अंतरिक्षयान जाते हैं, अंतरिक्ष शटल जाते हैं, तो उनमें जो है तीसरा देश बन गया। कौन सा, चीन बन गया। ठीक है, अब हम लोग इसकी और बात कर लेते हैं। यह 2022 तक चीन के अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए 11 मिशन का ये तीसरा मिशन है, मतलब 11वां मिशन चाइना के द्वारा इसको भेजा जा रहा है। इसी की और बात कर लेते हैं। चीनी स्टेशन के कथित तौर पर 15 वर्षों के लिए उपयोग किया जाएगा और अंतरिक्ष स्टेशन पर यह पछाड़ सकता है। ठीक समझ में आ गया। अगर इसी की बात करें, यह चीन का 7वां क्रू मिशन है, तो ये भी साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि चीन के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाना पहला दल जो है वो कौन सा क्रू मिशन है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7वां क्रू मिशन आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो कुछ चाइनीज लोग हैं जो क्या नाम अंतरिक्ष के यात्री हैं जो इनके साथ में अंतरिक्ष यान को लेकर जाएंगे। ठीक समझ में आ गया। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे अभी हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे जाने वाला पहला दल किसके द्वारा भेजा गया, तो क्या उत्तर आ जाएगा, चीन के द्वारा भेजा जाएगा। और ये कहाँ से लॉन्च किया था, गोबी डेजर्ट से लॉन्च किया गया। अगर पूछ लेता है कि इसका जो इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेनझोउ 12 इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े से जो चाइनीज़ नाम होते हैं वो थोड़े अजीब होते हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से याद करना और एग्जाम में अगर आए तो फिर एग्जाम में आपको फोड़ के आना है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, नॉन मोटराइज्ड घोषित हुई चांदनी चौक रोड। अब देखो इससे मतलब क्या है यहाँ पे, ये अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर पे तो आपको 2 से 3 चीज़ें और याद रखनी। क्या क्या चीज़ें उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कहाँ पर नॉन मोटराइज घोषित कर दिया गया, कौन सा रोड घोषित कर दिया गया, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, चांदनी चौक आ जाएगा। अब देखो चांदनी चौक की अगर बात हो रही तो अच्छे से आपको बता दें, चांदनी चौक की स्थिति ये कहाँ पे, ये आपका है नई दिल्ली में। कहाँ पर है ये, नई दिल्ली में। जो साथी गए होंगे उनको पता होगा कि चांदनी चौक की बात हो रही। और चांदनी चौक जो है ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा एक एरिया है। वहाँ पर क्या है कि कोई भी मोटर गाड़ी कैसी कर देगी, अब वहाँ पे नहीं जा पाएगी। ठीक समझ में आ गया। जैसा कि देखो इस फोटो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये कुछ ऐसी इस तरीके की फ़ोटो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली संबंधित है या दिल्ली उन्होंने देखा है तो उनको पता होगा कि चांदनी चौक की यहाँ पर बात हो रही, कितनी सारी वहाँ पर भीड़ होती है, बहुत बड़ी मार्केट लगती है वहाँ पे। तो नॉन मोटराइज्ड की बात यहाँ पर कर दी गई है। नॉन मोटराइज्ड का मतलब जहाँ पर मोटर नहीं जा पा सकते। ठीक है, समझ लेते जरा इसमें और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही एक गजट अधिसूचना से चांदनी चौक रोड पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नॉन मोटराइज्ड की यहाँ पर बात हो रही है के रूप में अधिसूचित किया गया। कहने का सीधा तात्पर्य है कि 9 बजे से लेकर सुबह और रात को 9 बजे तक यहाँ पर किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं जाएगा, क्योंकि यही होता है मार्केट का टाइम। भाई जैसे अभी तो कोविड के कारण से टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन जब कोविड नहीं था तब ये पूरी रात खुला रहता था, सुबह से खुल जाता था और रात में 12 बजे तक। क्योंकि भाई दिल्ली जैसे शहर में क्या होता है कि वहाँ पर लोग रात में ही शॉपिंग करते ज़्यादातर। ठीक है, चलो समझ लेते जरा। अगला पॉइंट क्या है, अधिसूचना के अनुसार मोटर चलित वाहनों को केवल आपात स्थिति में सड़क पर चलने की अनुमति जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर कोई आपातकाल आ जाती, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तब उस वाहन को, जैसे मान लो अगर वहाँ पे एम्बुलेंस निकलना है, तब उसको वहाँ से क्या पास कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये सिक्योरिटी भी रहेगी, दिल्ली सरकार की तरफ से रहेगा, तो ये अपने अनुसार उन चीज़ों को लगा कर देखेंगे। यहीं पर अगर बात करें 1 दिसंबर 2018 से 1.3 किलोमीटर पूरे पुनर्विकास का कार्य चल रहा है। इसे नवंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, पुनर्विकास मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे की जा रही हैं जिससे कि क्या हो और अच्छा वहाँ दिखने लगे, और दिखने के साथ साथ बहुत अच्छे लोग भी, ज़्यादा लोग वहाँ पे मार्केट को कर सकें। ठीक,
तो समझ में आ गया। तो प्रश्न अगर पूछ लेता है कि चांदनी चौक रोड को क्या घोषित कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, नॉन मोटराइज्ड यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर चीज़ें आपको समझ में आना तो आपको थम्स अप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है। ठीक है, जो भी साथी यहाँ पे लाइव क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है आपको एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगले पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। और अगले प्रश्न को बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल ही मैंने आपकी रीजनिंग की टॉप 20 की क्लास शुरुआत कर दी है। तो जिन साथियों ने नहीं देखी रीजनिंग क्लास वो लोग सभी साथी लोग इस क्लास को पूरा होने के बाद में रीजनिंग की क्लास आप लोग देख लें, वो मैंने शुरुआत कर दी हुई है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। और ये पॉइंट को आप लोग स्टार बना के नोट कर लेंगे। ये पॉइंट आपको स्टार बना के नोट करना, क्योंकि ये आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। समझ लेते हैं। अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान ने ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2021 को जारी कर दिया है। समझ लेते जरा। यहाँ पर बात हो रही है, आपसे प्रश्न कैसे हाल में पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसको कौन जारी करता है। देखो आपसे मैंने क्या बताया, आपसे प्रश्न इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी करने का कौन जारी करता है। तो आप क्या आ जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक तो अर्थशास्त्र हो जाएगा और शांति संस्थान क्या करता है, इसको जारी करता है। तो ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलो भाई अगले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, कौन कौन इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहे हैं। अगला पॉइंट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स ने GPI 2021 का 15वां संस्करण यहाँ पर जारी किया है। तो आपको ये भी साथ में रखना है, ये संस्करण कौन सा है, 15वां संस्करण है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करेंगे। इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक एंड पीस EPI के सिडनी द्वारा इसको जारी किया गया। तो ये भी साथ में याद रखना, कौन सा संस्करण है, 15वां संस्करण है। और अगर ये पूछा जाए किसके, तो ये सिडनी के द्वारा क्या कर दिया, इसको जारी कर दिया। भारत दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश है। मतलब अगर भारत की बात करें तो भारत अपना स्थान कौन से नंबर पर बना रखा है, 135 नंबर पे यहाँ पर इसने अपना नाम बना रखा है। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र एवं शांति ग्लोबल पीस जो इंडेक्स है, इसमें भारत का स्थान कौन सा, तो 135वां स्थान यहाँ पर हो जाएगा। अगले पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना, सबसे शांतिपूर्ण देश की बात होगी तो वहाँ पर आइसलैंड आ जाएगा। देखो आइस की बात, अब इसको याद कैसे रखें, थोड़ा सा ट्रिक समझ लें भाई। जहाँ पर आइस होगी, जहाँ पर बर्फ होगी, तो जाहिर सी बात वहाँ पूरा शांति रहती। शांति से मतलब क्या पे, जैसे आप शिमला चले जाओ, गोवा चले जाओ, ऐसी जगह आप गए होगे तो वो शांति रहती है। इसी तरीके से आपको याद रखना कि आइसलैंड कैसा सबसे शांति वाला देश माना गया है। ठीक है, चलो अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। और अफगानिस्तान में क्या है, यहाँ पर सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा, सबसे नीचे स्लेब पे इसका नाम आ रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। भूटान को दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण राष्ट्र चुना गया है। अगर भूटान की वहीं पे बात करें तो ये भी आपका भूटान दक्षिण एशिया की बात हो रही है, मतलब साउथ एशिया की बात हो रही है, वहाँ पर भूटान माना गया। तो इसी तरीके का आपके पॉइंट एग्जाम में पूछ लेते हैं, तब आपको लगता है मैंने पढ़ा तो है लेकिन पता नहीं कहाँ पढ़ा हुआ है। तो आपको रिवीजन जरूर करने की जरूरत है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगले पॉइंट की बात करते हैं। न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे हैं। तो ये भी साथ में, इसका कंडीशन भी साथ में याद रख लेना है कि और कौन से पॉइंट हो जाएंगे। तो पहले नंबर की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा, आपका अच्छे से पता है कौन है, आइसलैंड हो जाएगा। यहीं पे तीसरे नंबर की बात करें न्यूजीलैंड हो जाएगा, और चौथे नंबर पर डेनमार्क और पांचवें नंबर पुर्तगाल। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति क्या, तो 135 नंबर भारत का है किसमें, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा। यहीं पे अगर आइसलैंड की बात हो रही, क्योंकि आइसलैंड यहाँ पे आपसे पूछा है, तो आइसलैंड की जो राजधानी वो क्या हो जाएगी, रेकजॉविक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेकजॉविक हो जाएगी आइसलैंड की राजधानी, जो आइसलैंड क्या है, सबसे टॉप नंबर पर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और ये किसमें, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इसका नाम आ रहा है। ठीक, बोले यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं आ रही होगी। अगर कोई भी समस्या आपको आ रही तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें साथ साथ में। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। अगला पॉइंट है कि भारत IMD के विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में 43वें नंबर पर अपना स्थान बरकरार रखा। आप जरा समझ लेते हैं यहाँ पे, ये भी सभी साथी क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट बना के इसको नोट कर लेंगे। कोई ना कोई एग्जाम में आपको जरूर पूछता है, लेकिन आप क्या करते हो ना, उसको जल्दबाजी में उस चीज़ों को कर ले जाते हो। जल्दबाजी से मतलब क्या होता है कि आप ये सोचते हो कि अरे प्रश्न तो नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन वही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तब आपको कहीं ना कहीं समस्या होती है, तब आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। और वही एक नंबर, वही आपका पॉइंट वाला सिलेक्शन से आपको दूर कर देता है। आपके लिए जब आप मैदान में लड़ने के जाते हो तो आपके लिए कैसे सब विरोधी हैं, सब आपके लिए कैसे हैं, जो सामने खड़ा हुआ आपके लिए कैसा विरोधी है, आपका दुश्मन है।
तो उससे आपको बचना है। तो इसी तरीके से एग्जाम में होता है, आपको हर एक प्रश्न को नोट करना है, नोट करने के साथ में उसका रिवीजन जरूर करना है डेली की डेली। इसीलिए मैं आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आता हूँ ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। और जिन साथियों को इसकी पीडीएफ लेने में समस्या आ रही है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हमारा चैनल पाठशाला विद गौरव, इसका टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप उसको चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत में आईएमडी के विश्व प्रतिबद्धता सूचकांक में इसका स्थान 43वें स्थान पर बना हुआ है। चलो भाई इसकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जरा। तो प्रश्न पूछेगा आपसे, कैसे पूछेगा, अभी हाल ही में आईएमडी के विश्व प्रतिबद्धता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? 43 नंबर पे यहाँ पे नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर, इसके और कौन से पॉइंट निकल के आ सकते हैं। भारत वार्षिक के विश्व प्रतिबद्धता सूचकांक में 43वां स्थान है, ये सभी साथियों को पता चल गया यहाँ पे। इसी की अगर हम बात करें, रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो इसका पूरा नाम क्या हो, आईएमडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, मतलब मैनेजमेंट की बात हो रही है। मैनेजमेंट की अगर देखा जाए तो 43वें नंबर पर इंडिया का नाम है। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। 64 देशों की सूची में शीर्ष 3 देश हैं। 64 मतलब इसमें जो देश शामिल करेंगे कितने? 64 हैं। उनमें से सबसे पहले नंबर पे आपका कौन है? स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है और तीसरे नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि आईएमडी के द्वारा जो प्रतिबद्धता सूचकांक है उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, दूसरे नंबर पे स्वीडन, तीसरे नंबर पे डेनमार्क हो जाएगा। और ये कितने देश इसमें शामिल किए गए? तो ये 64 देश करीब करीब कितने शामिल किए गए, किसमें? इस वाले प्रतिबद्धता में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। ब्रिक्स राष्ट्रों के क्रम के स्थान पर चीन, भारत, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी हैं। तो ब्रिक्स का भी नाम यहाँ पर आ गए। अगर आपसे पूछ लेता तो अच्छे से आपको याद रखना। ठीक है, चलो भाई अगला पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाएं क्रमशः कौन सी? सिंगापुर 5वीं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना के नोट कर लेंगे। कोई ना कोई एग्जाम में आपको या तो स्टेट पीसीएस होगा या आरओ हो गया या सुपर टेट होगा, इनमें कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सिंगापुर की बात करें तो 5वें नंबर पे, हांगकांग 7वें नंबर पे और ताइवान 8वें नंबर पे और चीन 16वें नंबर पे अपना नाम बना रखा। ठीक है, बोलो सभी साथियों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा नाम यहाँ पर बना रखा है, कौन से स्थान पर? तो 43वें नंबर पे यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि जो सबसे 3 देश सबसे टॉप नंबर पे रखे गए हैं, उनका नाम स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यहाँ पर इसको जारी करता है। तो एक साथ आपके 4 से 1 प्रश्न तो आपके डेली 10 होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को 10 डेली प्रश्न में कम से कम ये मान के चलिए कि आपके 40 से 50 प्रश्न तैयार होते हैं, क्योंकि साथ में मैं और सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अहलुवालिया को WBIMF उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य यहाँ पे नामित कर लिया गया है। एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, इसको भी साथ में इंपॉर्टेंट बना के इसको नोट कर लेंगे। कोई ना कोई एग्जाम में आपको जरूर देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, समझ लेते जरा इसको और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अहलुवालिया जो हैं, इनको क्या अभी हाल ही में WBIMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित कर लिया गया है। ठीक है, अब देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न से पूछा जाएगा, अभी हाल ही में IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार के रूप में किसका नामित किया गया है? तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा? अहलुवालिया हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन आपको चीज़ें याद रखनी है। ये जो फोटो में आपको नजर आ रही है कौन है? मोंटेक अहलुवालिया इनका पूरा नाम है। तो जरा हम लोग इसकी और पॉइंट की डिटेल में समझ लेते हैं और क्या पॉइंट हो सकते हैं। मोंटेक सिंह जो अहलुवालिया हैं, इनको विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की बात हो रही, IMF के द्वारा गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का यहाँ पर सदस्य नामित कर दिया गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर पूछ लेता तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, WB का मतलब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, और वह पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अगर आपसे पूछ लेता जब कांग्रेस की सरकार थी तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे। इन्हीं की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर इसकी हम और बात करते हैं, समूह को नेतृत्व संयुक्त रूप से शेमारी पंगेस्तु विकास नीति की भागीदारी के MD वर्ल्ड बैंक सेला पजार वाइशियोग्लू निदेशक रणनीति के समीक्षा विभाग IMF और लॉर्ड निकोलस स्टर्न के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसी की अगर बात करें, इसमें IMF आर्थिक सलाहकार एवं अनुसंधान विभाग की निदेशक गीता गोपनी भी शामिल होंगी।
तो ये भी साथ में, अगर निदेशक की बात करें कि अनुसंधान के निदेशक कौन है, ये भाई इसके उच्च सलाहकार होंगे, लेकिन निदेशक की बात करेंगे तो ये कौन है, गीता गोपीनाथ हैं, जो भी यहाँ पे शामिल होने वाली हैं। ठीक है, तो आपसे क्या क्या प्रश्न बनेगा एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व बैंक IMF उच्च स्तरीय सलाहकार के रूप में अभी हाल ही में किसको नामित कर लिया गया, तो ऑलिवालिया हो जाएगा। या आपसे पूछ लेता है कि आर्थिक सलाहकार एवं अनुसंधान के निदेशक किसे चुना गया, तो गीता गोपीनाथ यहाँ पे हो जाएगा। दोनों प्रश्न आपको साथ में नोट कर लेना है। ठीक है, इसकी PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप लोग इसका रिवीजन साथ में जरूर कर लें। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आगे जो भी प्रश्न आपका हो जाएगा, देखो आप होता क्या कि आप अगर अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार कर रहे हो तो आपको कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन आप लोग करते क्या हो ना, आपके सामने कई सारी समस्याएं रहती, उन्हीं समस्याओं से आप लोग घिरे रहते हो और अपनी समस्याओं से आप नहीं चाहते हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो। ठीक है ना, आप कई सारे लोगों को समस्या आती है, अरे सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, मेरा ये दिक्कत है, मुझे ये समस्या है। तो आप लोग समस्या सभी के साथ में रहती है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा, मैं आपको ये समझिए कि आपको इतनी जल्दी से डाटा पूरा तैयार करता हूँ, डाटा को तैयार करने के बाद में आपकी 7 बजे क्लास को आपको देना भी होता, कई सारी मेरे साथ भी समस्या आती, लेकिन मैं तो उनसे पीछे नहीं हटता ना, क्योंकि मुझे उस काम को करना है किसी भी कंडीशन में। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, मेरे सामने भी कई सारी समस्याएं होती हैं और आपके सामने भी कई सारी समस्याएं होंगी। उन समस्याओं को थोड़ा सा किनारे करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, तो यही आपको टॉप लेवल मंजिल पे ले जाएगी। ठीक है ना, आज जो आप पे हंस रहे हैं, जब आपकी सरकारी नौकरी लगे ना, तो आपको तब उनका आप लोग मुंह बंद कर पाओगे कि हाँ भाई ये बच्चा तो बहुत पढ़ता था, ये देखो बहुत पढ़ता था। समझ में आया ना, इस तरीके से आपको करना। कई सारे आपको ताने भी मिलते हैं, उन तानों को दूर करते हुए आपकी केवल सरकारी नौकरी ही उन तानों से आपको छुटकारा दिला सकती है। ठीक है ना, नहीं तो फिर क्या है, आपने जन्म लिया तो एक आम जिंदगी आप जी सकते हो और इसमें फिर आम लोग जी ही रहे हैं जैसे। ठीक है, चलो भाई समझ लेते जरा हम लोग इस पे प्रश्न को। तो यहाँ पर प्रश्न हो रहा है, बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान कहाँ पर बनाए जाने की घोषणा की गई है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान अभी हाल ही में कहाँ पर बनाया जाने की घोषणा की गई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है कौन है, आप सभी लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो फोटो में हमने फोटो लगाई है ये कौन है यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं जरा यहाँ पे अगला इसी के पॉइंट समझ लेते हैं। बांग्लादेश कोविड-19 के सहित वैक्सीन उत्पादन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यहाँ पर स्थापित करेगा। इसी की अगर बात करें, सरकार बांग्लादेश में वैक्सीन संस्थान के स्थापित होने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। तो आपसे अगर पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान बनाने के लिए कौन से देश के साथ में ये समझौता कर रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। और इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में जरूर आपसे पूछे जाते हैं जितने भी समझौते आपके होते हैं। ठीक है, कोविड-19 टीकों का उत्पादन के लिए 3 बांग्लादेशी फर्मों की क्षमता को आकलन भी किया जाएगा। मतलब भाई जब जहाँ पे आपका जो चीज़ बनाई जाती है तो देखा जाएगा कौन सी ऐसी फर्म है जो इसको बनाने में आपको सहायक करेंगी, बहुत अच्छे तरीके से काम को करेंगी। ठीक, समझ में आ गया। इनको आपका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये जो फोटो में आपको नजर आ रही है ये कौन है। देखें आपको कितनी जानकारी यहाँ पर आती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई होंगी, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें। अब तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान कहाँ पर बनाने की बात की जा रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अगर पूछ लेता है कि ये बांग्लादेश जो है किसके साथ मिलकर क्या नाम वैक्सीन बनाने की बात करा, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के साथ यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला आपका प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने शुरू की राष्ट्रीय हेल्पलाइन। अब देखो समझ लेते हैं यहाँ पर। अब मैंने क्या बताया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार बना के नोट कर लेंगे, कोई ना कोई एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात समझ लेते हैं भाई। यहाँ पर प्रश्न क्या है, गृह मंत्रालय ने शुरू किया राष्ट्रीय हेल्पलाइन। ठीक, जरा समझेंगे राष्ट्रीय हेल्पलाइन तो किस चीज़ का है, क्या क्या है, कौन सारे प्रश्न यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है, वो सभी साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में। ठीक है, तो देखो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, गृह मंत्रालय की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय का मतलब होम मिनिस्ट्री की बात यहाँ पे हो रही है। और इसको अभी क्या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर घोषित कर दिया गया। कौन सा नंबर है, जरा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण, देखो यहाँ पर हो रहा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, तो आपसे पूछा जाता साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, मतलब जितने भी क्राइम हो जाते हैं साइबर के तरीके से, डिजिटल तरीके से साइबर जो होती है उसमें अगर हो जाता तो ये नंबर आपको क्या करना है, डायल करना है। 155260 ये नंबर है। ये क्या है, केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने इसको जारी कर दिया है। ठीक है, इसी की अगर बात करें कि वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155 260
रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू करेगा। जैसे साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है कि आप जैसे आपके पास कोई अनजान कॉल आती है कि मैं यहाँ इस कंपनी से बोल रहा हूँ और अपना आधार कार्ड अपडेट कराइए और आपको ये चीज़ आपको डिटेल देनी है, और फिर क्या आप लोग डिटेल दे देते हो, फिर वो क्या वो आपके खाते से पैसे को पूरा साफ कर देता है, मतलब गायब कर देता है। यही आपकी जो भी बातें, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि अगर आपसे अगर ग्रसित हो जाते हैं तब आपको ये नंबर डायल करना है, तो उस पर सरकार कुछ ना कुछ कोई ना कोई मुद्दा यहाँ पर उठाएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो है रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी ठगे गए व्यक्तियों को ऐसे मामलों को रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र प्रदान करेगा ताकि उनको मेहनत कमाई को नुकसान ना पहुंचे। मैंने आपको इसके बारे में डिटेल अभी बता रखा कि क्या क्या इसमें होना है। साइबर क्राइम का सीधा सा मतलब हो कि आपके पास कोई अनजान कॉल आती है और आप उनको बता देते हो, पूरी डिटेल बता देते हो, या आपसे कोई बोलता है कि आपकी लॉटरी लग गई है और आप इसमें पहले इतना पे करें तो ये हो जाएगा इस तरीके से, या कोई इस तरीके से भी आपको फ्रॉड कॉल कर सकता है। जैसे उन्होंने बता दिया कि मैं आपका बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ, मैं आपको कई सारा सामान है विदेश से यहाँ पे भेज रहा हूँ और आपको एयरपोर्ट पे जाना है और केवल 20-30 हज़ार रुपये देना है, फिर मैं ये सामान आपको मिल जाएगा। तो ऐसे फेक कॉलें होती हैं, तो इनसे आपको बचना है। और उसी के लिए सरकार ने क्या किया है, एक नंबर आपको जारी कर दिया, कौन सा 155260 यहाँ पर नंबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को भारतीय साइबर क्राइम अपराध केंद्र के 14C के द्वारा इसको चालू किया गया है। ठीक, तो बोलो यहाँ तक सभी साथियों को कोई भी समस्या नहीं होगी। तो अगर पूछ लेता है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय हेल्पलाइन को किसने जारी किया, तो गृह मंत्रालय ने, और वो हेल्पलाइन कौन सी है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर कौन सा भी जारी किया गया है। 4 ऑप्शन बना देगा, आपको याद रखना है 155260 यहाँ पर क्या है बनाया गया। ठीक है, तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। इसमें कोई भी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं हुई होगी। ठीक है, अगर आपने अंत तक वीडियो को देख लिया, अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं, तो जो साथी अभी तक हमारे चैनल को नए हैं और पहली बार चैनल पर विजिट किया, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पर आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और इसके साथ में बेल आइकन पास में बना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना। इससे क्या होगा, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे ही क्लास आपकी लाइव होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या नाम चैनल पे क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। ठीक है, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, सेशन को ज़्यादा से आपका लाइक करना जितना भी आपको, और इसके साथ सेशन को शेयर भी करना है, और इसके साथ में आज का सेशन के बारे में आपको फीडबैक भी देना है कमेंट के माध्यम से। ठीक है ना, समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत होती तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ में कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, आप यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक पर हमारा पेज बना हुआ पाठशाला विद गुरु, वहाँ से ज्वाइन करिएगा। आपको कई सारी वहाँ पर पिक्स भी डेली प्रोवाइड कराई जाती हैं, इंपॉर्टेंट टिक्स के साथ साथ में। यहाँ पर अगर इंस्टाग्राम की बात करें, ऐसे इंस्टाग्राम पे आपका पाठशाला विद गुरु आप सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको कई इंपॉर्टेंट सारी पिक्स आपको डेली प्रोवाइड कराई जाती हैं। पिक्स के माध्यम से क्या है कि कोई इंपॉर्टेंट है, आपको एक पिक्स में कई सारे पॉइंट के तरीके से आपको तैयारी वहाँ पर करवाई जाती है। इसी के साथ आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप हमें तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, अगर आपको कुछ भी थोड़े बहुत पॉइंट अच्छे लगते हैं, कोई भी चीज़ें समझ में अगर आ रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में क्लास का सेशन का फीडबैक जरूर दिया करें। डेली की डेली आप मैं जितने भी आप कमेंट करते हैं मैं उनको रीड करता हूँ कि कौन सा आपका कमेंट अच्छा जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। डेली आपको लाइव क्लास को देखना है। सुबह 7 बजे लाइव क्लास होती है यूट्यूब चैनल पाठशाला विद गौरव पे। अगर 8 बजे की बात करें तो एग्जाम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे इसकी लाइव क्लास ये होती है। ठीक है, और आपको रात को 8 बजे 9 बजे आपको रीजनिंग का डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जा रही है, तो वहाँ भी आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली की डेली आपको आना है और आपको लाइव क्लास को सेशन करके आपको अपनी कमेंट को उत्तर में आपको जरूर देना है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।